एवरीवन। तो आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर में जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज रहा है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहा है विथ प्लेसेस इन न्यूज के साथ आज हम लोग पूरा डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। जो कि एग्जाम को कवर करने वाले हैं सीएपीएफ एसी एफ कैट सीडीएस एनडीए एयरफोर्स है ना, जितना भी डिफेंस एग्जाम है उस हर एक डिफेंस एग्जाम को यहाँ पे टारगेट करके हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसका जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में डल जाएगा जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी जितना भी इनिशिएटिव चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए वहां से भी यहाँ पे पता चल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज के साथ कि इम्पार्थी एआर बिकेम इंडिया 19 ग्रैंड मास्टर चेस। जो चेस का ग्रैंड मास्टर होता है उसमें से कौन यहाँ पे विनिंग हुए हैं वो है, या फिर कौन यहाँ पे चेस का ग्रैंड मास्टर बना हुआ है वो है इलाम पर्थी एआर। तो देखो यहाँ पे जो टाइटल है इंडियाज 90 चेस ग्रैंड मास्टर जो कि 2025 के लिए अचीवमेंट था। इसका एज जो है 16 ईयर का एज है जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। बाकी जो टूर्नामेंट कंडक्ट किए गए थे वो थे GM4 बिजिलिना ओपन 2025 के नेम से इस टूर्नामेंट को यहाँ पे किए गए थे। ठीक है, फिर जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी चेस जिसे हम लोग फाइड बोलते हैं या फिर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बोलते हैं, इसी के द्वारा जो है इस ऑर्गेनाइजेशंस को कंडक्ट किए जाते हैं। इस जो भी प्लेटफॉर्म इसको होस्ट किए जाते हैं या फिर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसे हम लोग एब्रिविएशन के रूप में फाइड कंसिडर करते हैं। इसका फाउंडेशन 20 जुलाई 1924 में किए गए थे। फिर इसका जो हेडक्वार्टर पड़ता है स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का, जिसका मोटो है वी आर वन फैमिली। ये मोटो है, इसके साथ जो है ये रनिंग है। ये जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है, इसी के द्वारा जितना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिनोमेना है या फिर स्पोर्ट्स का जो कंपटीशन होता है उसको ऑर्गेनाइज करना इसी का करते हैं। इसका जो पर्पस होता है कि प्रमोट करना ए रेगुलेशन ऑफ द गेम ऑफ द चेस वर्ल्ड वाइड। तो जो चेस है चेस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, चेस को प्रोटेक्ट करते हुए उसको एक प्लेटफॉर्म के जरिए से अप लेवल तक यहाँ पे पहुंचाना, इसका जो है मेन यहाँ पे पर्पस होता है और इसी पर्पस के साथ जो है ये आगे बढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, वो है 31 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड सिटीज डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल। याद रखना है, वर्ल्ड सिटीज डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 31 अक्टूबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसे इस्टेब्लिश किए गए थे यूनाइटेड नेशन के द्वारा और फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए गए थे 2014 में, और इसे डिक्लेयर किए गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। जो रिवॉल्यूशन हुआ था, रिजोल्यूशन आया था, तो उसी रिजोल्यूशन के थ्रू जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे डिक्लेयर किए गए थे। और इसे हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं यूएन हैबिटेट के द्वारा, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन वुमेन सेटलमेंट प्रोग्राम। और इसी के थ्रू जो है हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस्टेब्लिश किसके द्वारा किए गए थे? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किए जाते हैं? यूएन हैबिट के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है, फिर इसका जो पर्पस कंसिडर करेंगे टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एड्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ द अर्बनाइजेशन एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। क्योंकि एट प्रेजेंट इंडिया का ही अगर एग्जांपल दोगे तो अर्बनाइजेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, है ना। फॉरेस्ट कट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना होता ही होता है। बाकी अर्बनाइजेशन से जैसे सैनिटेशन का इशू हो रहा है, फ्लडिंग का इशू बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्लाइमेट चेंजेस का इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसी को एक सस्टेनेबल वे में प्रमोट करना, अर्बनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है? लेकिन उस अर्बनाइजेशंस को एक प्रॉपर वे में ले जाना, है ना? फिर उसको जो है एज़ अ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की तरह यूज़ करना, ये इसका जो है पर्पस है। और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग हर साल 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि 2025 का थीम रहा है पीपल सेंटर स्मार्ट सिटी। ये जो है 2025 का थीम रहा है। हेडक्वार्टर अगर डिस्कस करें यूएन हैबिटेट का, जो कि केन्या में पड़ता है। जो इसका ऑब्जेक्टिव है वही कि प्रमोट करना सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशंस को, लिविंग कंडीशंस को यहाँ पे इम्प्रूव करना। क्योंकि अर्बनाइजेशंस के चक्कर में क्या है कि अर्बनाइजेशन तो हो रहा है लेकिन होम का अगर साइज भी देखोगे तो बहुत छोटा होता है ना, बहुत कम है। जहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस के लिए एक प्रॉपर एरिया चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलता, एक प्रॉपर सैनिटेशंस यहाँ पे नहीं मिल पाता है ना।
तो इससे क्या है डिफरेंट डिफरेंट इशू यहाँ पे इमर्ज होके आते हैं, तो उसी को एक प्रॉपर वे में ले जाना, ये जो है इसका पर्पस है। समझ आ गया? बाकी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के बारे में अगर डिस्कस करें, जिसे हम लोग यूएन हैबिटेट बोलते हैं, इसे जो है 1978 में फॉर्म किए गए थे, जिसका हेडक्वार्टर केन्या में पड़ता है। बाकी इसका जो है पर्पस क्या है अभी डिस्कस किए हैं, देखो की ऑब्जेक्टिव के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। देखो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि मोटो का अगर बात करोगे तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल इन एन अर्बनाइजिंग वर्ल्ड, ये जो है इसका मोटो है। ऑब्जेक्टिव वही है कि प्रमोट करना सोशली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन, जिसे हम लोग अर्बनाइजेशंस कंसीडर कर सकते हैं, एंड सिटीज एंड प्रोवाइड एडेक्वेट शेल्टर फॉर ऑल। एट प्रेजेंट का बात करोगे तो होम का साइज भी उतना बड़ा नहीं होता है ना, जितना उसको एक नीड होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना जो है इसका पर्पस है। ये न्यूज समझ आ गया? नेक्स्ट न्यूज जो है क्लैंप पोर्टल, जिसे लॉन्च किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस के द्वारा। तो इस न्यूज को भी यहाँ पे कंसिडर करना, क्लैंप पोर्टल जिसे हम लोग कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट इस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और इसका मेन पर्पस वही है कि डिजिटलाइज करना एंड स्ट्रीमलाइन लैंड एक्विजिशन, बाकी जितना भी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको प्रॉपर डिजिटलाइज करना है। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है उसको डिजिटलाइज करना है ना। फिर कंपेंसेशन डिजिटली होना है, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट इन कोल सेक्टर। तो कोल सेक्टर में जितना भी इशू है हर चीज को यहाँ पे डिजिटलाइज करना, ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव है इस क्लैंप पोर्टल का। ठीक है, टू डिजिटलाइज एंड स्ट्रीमलाइन लैंड एक्विजिशन, कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट इन कोल सेक्टर, ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। कुछ की फंक्शंस के बारे में अगर डिस्कस करें तो सेंट्रलाइज रिपोजिटरी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड अक्रॉस कोल पीएसयू, वही बताया अभी कि डायरेक्टली जितना भी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस हो, जितना भी रिकॉर्ड हो, हर एक रिकॉर्ड को यहाँ पे एक सेंट्रल लेवल में रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, वो भी डिजिटल वे में। ठीक है, डिजिटल वे में इसको जो है रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ एक्विजिशन कर पाओगे, कंपेंसेशन एंड पेमेंट, ये भी जो है पूरा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा इसमें। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ हर चीज यहाँ पे एक डिजिटली हो जाएगा, जिससे हर एक चीज को जो है प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, उसी के साथ जो है एक्सेस किए जा सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखा गया है वही चीज कि इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरीके से बन पाएंगे, क्योंकि आपके पास पूरा डाटा है और डाटा को एक्सेस करना इजी हो जाएगा। तो इसी के रेस्पेक्ट में जो है की फंक्शन इसके द्वारा किए जा रहे हैं। टारगेटेड एरिया वही है कोल माइनिंग एरिया, और कोल से रिलेटेड जितना भी अदर एरिया है उस हर एक एरिया को ये कवर करने वाले हैं क्लैंप पोर्टल, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, लॉन्च किए गए हैं। फिर कुछ इसका बेनिफिट के बारे में अगर डिस्कस करें तो जितना भी लैंड एक्विजिशंस हो गया, या फिर उसका रिकॉर्ड रखना, या फिर उससे रिलेटेड कंपेंसेशंस करना, पेमेंट होना, इन सब चीज में जो डिले हो जा रहा है ना, उस डिले को यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। डिले प्रॉपर तरीके से रिड्यूस देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आ जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा, हर एक फील्ड में यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसी के साथ डाटा इंटीग्रेशन अक्रॉस स्टेक होल्डर, ये हर एक रेस्पेक्ट है जहाँ पे हमें इसका प्रॉपर तरीके से बेनिफिट देखने को मिलेगा। समझ आ गया? फिर यूएस डॉलर 460 मिलियन, ठीक है, लोन यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं बाई एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर एग्रीकल्चर सोलराइजेशन इन महाराष्ट्र। तो कौन कौन सा बैंक है देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने लोन दिए हैं, किसको लोन दिए हैं? एग्रीकल्चर सोलराइजेशन इन महाराष्ट्र। क्या है ये एग्रीकल्चर सोलराइजेशन प्रोग्राम? एक्चुअली ये प्रोग्राम है जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसे इम्प्लीमेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जो कोलैबोरेशन होगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, जो कि जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोट करना, उसको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, इसी के हाथ में होता है, इसी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और जो एग्रीकल्चर सोलराइजेशन प्रोग्राम है, इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि जितना भी सोलर रिलेटेड फिनोमेना है ना, सोलर एनर्जी जो है उसको यहाँ पे प्रमोट करना है। कैसे प्रमोट करोगे?
तो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहाँ से एज्यूम करेंगे, कंजप्शन करेंगे? सोलर पावर से। अब सोलर पावर जो यूज़ होने वाला है प्रॉपर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होने वाला है। टू प्रमोट सोलर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल ग्रिड पावर एंड डीजल बेस्ड इरिगेशन पंप्स। तो जितना भी डीजल बेस्ड हम लोग इरिगेशन पंप यूज कर रहे हैं, जिसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होता है, उसी के साथ जितना भी कन्वेंशनल जो करंट यहाँ पे सप्लाई होता है, ग्रिड पैटर्न है, उसमें जो डिपेंडेंस है उसको पूरा कम करना, ये जो है मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। कि कंपोनेंट का अगर बात करोगे तो सोलराइजेशन करना है एग्रीकल्चर फीडर को, इंडिविजुअल यहाँ पे सोलर पंप लगाना है, ये जो है इसका मेन एम है एग्रीकल्चर सोलराइजेशन प्रोग्राम के थ्रू। फिर यहाँ पे टारगेट बेनिफिशियरी पूरे यहाँ पे फार्मर होने वाला है, क्योंकि फार्मर के लिए ही ये जो है एग्रीकल्चर सोलराइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसके थ्रू जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है उसमें इफिशियंसी आ पाए, इफिशियंसी के साथ जितना भी पावर कंजप्शन हो रहा है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सके। मेजर बेनिफिट में रिलायबल डे टू डे जितना भी पावर सप्लाई यूज होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होता है, उसको यहाँ पे रिलायबल बनाना है, उसको रिड्यूस करना है। रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बर्डन है। फिर क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर, इस तरीके से जो है मेजर बेनिफिट देखने को मिलेगा फार्मर सेक्टर में, फार्मिंग सेक्टर में। तो इसे लोन दिए गए हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लोन दिए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम लोग एडीबी के नाम से जानते हैं, एब्रीवेशन यूज करते हैं। इसे 19 दिसंबर 1966 में फाउंड किए गए थे। इसका हेडक्वार्टर मैनिला फिलीपींस में है, जो कि एक रीजनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसमें मेंबरशिप जो हो गया 68 एट प्रेजेंट मेंबर हमें देखने को मिलता है। याद रखना, एक जो है एक रीजनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, मतलब रीजनल में जितना भी कंट्री है उन्होंने क्या है फॉर्म किए हैं, उसी के द्वारा जो है एक डेवलपमेंट बैंक फाउंड किए गए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा होगा कि जितना भी फाइनेंशियल का जरूरत है तो उसको लोन ग्रांट देना है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आने नहीं देना है। इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट इसका ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि प्रमोट करना है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक थ्रू लोन्स के थ्रू, है ना। कहीं पे अगर फ्लडिंग आ रहा है तो वहां पे लोन ग्रांट कर लो, या फिर ग्रांटिंग के थ्रू उसको क्या है सस्टेन कर सको। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है ना, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये तो रहा है इसका कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव, जिसके थ्रू जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक को यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए थे, जो मिशन के साथ चलते हैं फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। और ये जितना भी एशियन कंट्री है ना, आसियान कंट्री है, वही जो है पूरा कंट्री मिलके इस जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं, फाउंड किए हैं। कुछ की फंक्शंस के बारे में बात करोगे तो ये लोन प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रमोट रीजनल रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, सपोर्ट करते हैं सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरीके से जो है की फंक्शंस के रूप में ये काम करते हैं। इतना समझ आ गया? चलो नेक्स्ट न्यूज है अब वुमेन सिक्योरिटी स्कीम, जिसे केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं एट प्रेजेंट के लेवल में। ठीक है, वुमेन सिक्योरिटी स्कीम केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जो कि डिपार्टमेंट हैंडल करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ केरला है उसी के द्वारा इसे हैंडल किए जाएंगे। जिसका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि जितना भी वुमेन रिलेटेड इशू है, जैसे कि इंश्योर करना है उसका सेफ्टी, इंपावरमेंट करना है वुमेन के रेस्पेक्ट में, है ना, वेलफेयर ऑफ द वुमेन थ्रू लोकल सोशल एंड डिजिटल मेजर। इस तरीके से इसका जो है कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं, और इसी ऑब्जेक्टिव में ये काम करने वाले हैं, जो कि वुमेन सेफ्टी स्कीम है केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। बाकी अदर भी स्कीम लॉन्च किए गए हैं, उसको जस्ट एक बार रेड करोगे। इसका जो है नोडल डिपार्टमेंट रहने वाले हैं केरला स्टेट वुमेन कमीशन एंड द सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, जो कि एक टारगेटेड ग्रुप के थ्रू ये लोग जो है काम करने वाले हैं। और अदर टारगेटेड ग्रुप का अगर बारे में डिस्कस किया जाए तो केरला में जितने भी वुमेन गर्ल्स हो गया अक्रॉस केरला, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, उसको एम्पावरमेंट करना, स्पेशली जो है वल्नरेबल सेक्टर है, जो वायलेंस से जूझ रहे हैं, है ना, जो ज्यादा ही हरासमेंट के रेस्पेक्ट से जो है आ रहे हैं, इन सब चीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, उसको एम्पावरमेंट करना, इस स्कीम का जो है मेन यहाँ पे एम है। जो कि इम्प्लीमेंट करेंगे या तो पुलिस स्टेशन के थ्रू या फिर लोकल बॉडीज हो गया,
वुमेन डिपार्टमेंट एजेंसीज हो गए, इसके थ्रू जो है इसमें प्रॉपर हमें इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है जो कि मैनुअल फ्रेडरिक, जो कि अभी रिसेंटली पास हुए हैं, है ना, पास अवे हुए हैं, जो कि एसोसिएटेड है हॉकी से। ठीक है, किससे एसोसिएटेड है? हॉकी से एसोसिएटेड है। फिर इसका पोजीशंस अगर बात करोगे, जो कि गोलकीपर रह चुके हैं, हॉकी फील्ड से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतना हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। इसे कुछ यहाँ पे मेजर अचीवमेंट का अगर बारे में बात करोगे, तो ये उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे हासिल किए गए हैं। ठीक है, तो जस्ट इसका नाम याद रखोगी, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, इसको भी थोड़ा यहाँ पे कंसिडर करना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वो है प्लेसेस इन न्यूज़ की तरफ। प्लेसेस इन न्यूज़ को जो कि है एनी एयर बेस स्टेशन, जो कि प्रेजेंट डे ताजिकिस्तान में ये पड़ता है। देखो ताजिकिस्तान का लोकेशन यहाँ पे देखो, ये हो गया पाकिस्तान, और उसके ऊपर तालिबान या फिर अफगानिस्तान, और उसी के जस्ट ऊपर हमें देखने को मिलता है ताजिकिस्तान। और ताजिकिस्तान की यहीं पे जो है, जो एनी एयर बेस स्टेशन है वो देखने को मिलता है क्या ये? तो यही डिस्कस करते हैं। जो एनी एयर बेस स्टेशन, इसे जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी यहाँ पे जाने जाते हैं, जो कि ताजिकिस्तान में पड़ता है। लोकेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है कि सर्व एज अ, ये जो है ना मिलिट्री स्ट्रेटेजिक बेस में ये काम करते हैं। सर्व एज अ की मिलिट्री एयर बेस इन सेंट्रल एशिया, यूज फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड एंटी टेरर ऑपरेशन। इसके लिए जो है ये एयर बेस स्टेशन को यहाँ पे यूज किए जाते हैं। सेंट्रल एशिया में जितना भी इशू हो रहा है ना, या फिर रीजनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, रीजनल इम्बैलेंस के साथ जितना भी एंटी टेरर ऑपरेशन चलाना है, उसके लिए एक बेस यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए हैं, फाउंड किए गए हैं, जो कि है एनी एयर बेस स्टेशन, जो कि ताजिकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसे ओरिजिनली बिल्ट किए गए थे सोवियत यूनियन के द्वारा, बाकी रिनोवेट किए गए हैं बाय इंडियन ताजिकिस्तान। जो अर्ली 2000 है उसमें जो है रिनोवेट किए गए हैं, बाकी इसे ओरिजिनली बिल्ट किए गए थे सोवियत यूनियन के द्वारा। बाकी इंडिया रोल का अगर बारे में डिस्कस किए, तो इंडिया हेल्प मॉडर्नाइज द बेस एंड एक्सटेंडेड किए हैं रनवे, अपग्रेडेशन नेविगेशन सिस्टम, बिल्ट हैंगर एंड द इंस्टॉल्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब चीज को इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किए हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे ताजिकिस्तान है, तो ताजिकिस्तान का ही एयर बेस स्टेशन है, ऐसा एज्यूम यहाँ पे नहीं करना है। एक्चुअली जिसका लोकेशन ताजिकिस्तान में पड़ता है, लेकिन ये जो है इसका सर्व का अगर बात करोगे, तो जितना भी सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया कंट्री है, वहां पे अगर सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न है, तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, ये एम है। फिर सेंट्रल एशिया में एंटी टेरर ऑपरेशन चलाना है, यहीं का एक जो है एयर बेस स्टेशन इसी के थ्रू चलता है। तो इसका जो सर्विंग कैपेसिटी ये सेंट्रल एशिया में है, न कि ये ताजिकिस्तान का है। ठीक है, देखो ना खुद यहाँ पे है, इसे जो है ओरिजिनली सोवियत यूनियन के द्वारा बनाए गए थे इस एयर बेस स्टेशन को, बाकी इसे रिनोवेट किए हैं इंडिया के द्वारा, ताजिकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। तो इंडिया का रोल भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो है 3200 मीटर का इसका रनवे लेंथ है, जो कि इसका प्राइमरी पर्पस वही होता है कि एयर ऑपरेशन चलाना, स्ट्रेटेजिक एयर ऑपरेशन चलाना, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को मूवमेंट करना, फिर ह्यूमैनिटेरियन मिशन या फिर ह्यूमन से रिलेटेड जितना भी कंसर्न है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, इसका जो है मेन यहाँ पे प्राइमरी पर्पस होता है। ताजिकिस्तान के बारे में अगर डिस्कस किए, तो देखो ये नीचे हम लोग अफगानिस्तान देखें, तो अफगानिस्तान से बॉर्डर एयर जो है पूरा बॉर्डर कवर करते हैं ताजिकिस्तान, जो कि 10 एमवे जो है इसका क्या बोल सकते हैं कैपिटल है, जो कि ये आसियान कंटिनेंट का पार्ट है, रीजनल का जो है सेंट्रल एशिया में ये आते हैं। तो इसके बारे में जस्ट इतना ही हमें पता होना चाहिए, बाकी एनी एयर बेस स्टेशन के बारे में यहाँ पे पता हो, ऐसा कंसीडर नहीं करना है कि जस्ट ये ताजिकिस्तान में है तो ताजिकिस्तान का ही गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल हो रहा है। ठीक है, इसका कुछ मेजर सिटी जैसे कि दसामदे हो गया, है ना, खुजांद हो गया, इस तरीके से मेजर यहाँ पे सिटीज हैं। मेजर रिवर अमू दरिया हो गया है ना, पंज रिवर हो गया, वसत रिवर हो गया। तो यहाँ का जो है मेजर रिवर जिसके थ्रू ये फ्लो होते हैं। कुछ माउंटेन रेंजेस में पमीर माउंटेन, जिसे हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कंसीडर करते हैं, यहीं पे सिचुएटेड देखने को मिलता है। हाईएस्ट पीक यहाँ का सोमोनी पीक है, जो कि 7495 मीटर का है, और यहाँ का जो ताजिकिस्तान है वहाँ का हाईएस्ट पीक यही है।
मेजर इंडस्ट्री जो है एल्यूमिनियम हो गया, कॉटन, हाइड्रो पावर, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये जो है कुछ मेजर इंडस्ट्री है यहाँ का। और कुछ मेजर आइटम जो इसके द्वारा ताजिकिस्तान के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो है एल्यूमिनियम। एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, इसमें सरप्लस है ना? एल्यूमिनियम यहाँ पे प्रोड्यूस ज़्यादा होते हैं तभी ये सरप्लस कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम हो गया, कॉटन, फ्रूट हो गया, टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब चीज़ को ये यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं जो कि प्लेसेस इन न्यूज़ में कवर करना है। नौरा दिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन्होंने अभी क्या है चूज़ेस किए गए हैं एज़ अ थर्ड साइट फॉर रीइंट्रोडक्शन ऑफ द चीता इन मध्य प्रदेश, है ना? नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब देखो चीता को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है तो ऐसा नहीं कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके उसको इंट्रोड्यूस कर दिए, ऐसा नहीं। चीता को एक लाइफ सस्टेन करने के लिए जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है ना, वो एमपी का जो लोकेशन होता है, जितना भी मेजर मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखोगे और जितना भी न्यूज़ जो है यहाँ पे आता है कि चीता को इंट्रोड्यूस करना है, तो फर्स्ट न्यूज़ आता है कि एमपी का, क्योंकि एमपी एक जो है उसका इकोसिस्टम चीता के लिए यहाँ पे सस्टेनेबल होता है ना? चीता के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एमपी का लोकेशन, ठीक है? तो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि प्रेजेंट डे एमपी में पड़ता है, यहीं पे जो है थर्ड साइट यहाँ पे चूज़ किए गए हैं, कि यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करना है चीता को। क्लियर है? इतना समझ आ गया? फिर लोकेशन का अगर बात करोगे तो यहाँ पे एमपी में पड़ता है जो कि सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। इसे जो है 1975 में एस्टेब्लिश किए गए थे नौरहा देवी, है ना? नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। जो कि मिक्सचर ऑफ ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड पड़ता है ना? हिली टेरेन पड़ जाते हैं और यही सब जो इकोसिस्टम है ना, जो कि चीता के लिए सस्टेनेबल होता है ना? जहाँ पे हमें ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट मिल जाए, ग्रासलैंड मिल जाए, हिली टेरेन मिल जाए, जो कि चीता के लिए यहाँ पे सस्टेनेबल है। यहाँ पे कई रिवर भी ओरिजिनेट होते हैं जैसे कि नर्मदा, गंगा, गोदावरी, है ना? जो कि एक ट्रिब्यूटरी है जो कि यहाँ पे ओरिजिन होके इंक्लूड होते हैं। कुछ फ्लोरा का अगर बात करोगे टिक, सलाई, तेंदू हो गए, है ना? दावदा हो गया, महुआ हो गया, बीजा हो गया, फिर बम्बू का कुछ स्पीशीज़ जो है हमें फ्लोरा के रूप में देखने को मिलता है। फ़ौना में जो हो गया लियोपोल्ड, है ना? इंडियन वॉल्फ हो गया, स्लो बियर हो गया, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमें यहाँ पे फ़ौना भी देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका जो है लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर नौरादेही, इसको भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पे भी थोड़ा कवर करके जाना है, ठीक है? तो ये तो रहा 3 नवंबर में जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा है क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा है ना? जितना हमें डिफेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितना डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना ही हमें यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। अननेसेसरी का इधर-उधर करंट अफेयर्स कवर नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेट जो है, ठीक है? अल्टीमेट जो है, यहाँ पे जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो हमें रिवाइज़ भी करना है। अब रिवाइज़ कब कर पाओगे जब अपने पास रिसोर्सेज़ कम हो। जितना ज़्यादा रिसोर्स है उतना ज़्यादा कठिनाई हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएँगे कि रिवाइज़ करना। इसीलिए जितना कम रिसोर्सेज़ रहेगा, वही यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है, जिसके थ्रू क्योंकि रिकॉल करना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में बैठोगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना पहले से रिकॉल कर पाओ, अगर क्वेश्चन देख रहे हो, अगर वो क्वेश्चन अगर माइंड में रिकॉल हो जा रहा है तो उसको सही मार्क यहाँ पे कर पाओगे। समझ रहे हो? उसको जो है सही मार्क कर पाओगे। तो यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है, जिसके थ्रू करंट अफेयर्स को अप्रोच किया जाता है। कवर यहाँ से करो, है ना? उसके बाद इसको एक बार रिवाइज़ भी करना है, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, जिसके थ्रू जो है एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पे फेस कर पाओ, ठीक है? इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।